गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, भारत ने हमेशा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि विविधता में एकता ही मानवता की सबसे बड़ी सच्चाई है। नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बेहद जरूरी और मैं कहूंगी आज के दौर से बहुत जुड़े हुए विषय पर गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। जी, विषय है भारतीय सभ्यता की पहचान और राजनीति में उसकी भूमिका। हमारे सामने इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख है जिसका शीर्षक है द टैपेस्ट्री ऑफ इंडिया रिक्लेमिंग सिविलाइजेशनल इंक्लूसिविटी। और यह लेख एक बहुत ही अहम सवाल उठाता है। बिल्कुल, और वो सवाल ये है कि सभ्यतागत आत्मगौरव या जिसे हम सिविलाइजेशनल प्राइड कहते हैं, उसका आखिर मतलब क्या है? क्या ये समाज को जोड़ने का एक जरिया है, या फिर क्या ये अनजाने में विभाजन पैदा कर सकता है? हम इस लेख के तर्कों के आधार पर इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। और ये भी बता दें कि ये विषय यूपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, खासकर गवर्नेंस, भारतीय समाज और निबंध के पेपर के लिए। तो चलिए इस विचार को परत दर परत खोलते हैं। लेख की शुरुआत इस बात से होती है कि भारत सिर्फ 1947 में बना एक राष्ट्र राज्य नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी एक सभ्यता है। बिल्कुल, लेकिन असली सवाल ये है कि हम इस विरासत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और यहीं पर लेख दो अलग-अलग रास्तों की तस्वीर पेश करता है। अच्छा, तो पहले रास्ते की बात करते हैं जिसे लेखक समस्याग्रस्त मानते हैं। जी। ये क्या है? देखिए, ये रास्ता राजनीति को एक पौराणिक संघर्ष के रूप में देखता है, एक मिथिक बैटल। मिथिक बैटल। जी, खासकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक कभी न खत्म होने वाली महाकाव्य लड़ाई के तौर पर। लेख में प्रताप भानु मेहता की एक टिप्पणी का भी हवाला दिया गया है। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा। वो कहते हैं कि इस सोच में राजनीति मिथक बन जाती है, पीड़ित होना एक गुण बन जाता है और अतीत भविष्य की जगह ले लेता है। एक मिनट रुकते हैं और इस पे सोचते हैं। राजनीति मिथक बन जाती है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो असली मुद्दे हैं, हाँ, राजनीतिक विफलता के रूप में देखते हैं। सही कहा, एक ऐसी विफलता जो अल्पसंख्यकों को बलि का बकरा बनाकर असल चुनौतियों से, जैसे बेरोजगारी या महंगाई से ध्यान भटकाती है। तो ये तो हुआ पहला रास्ता, जो काफी विभाजनकारी लगता है। तो फिर यहाँ पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। लेख इसके सामने एक दूसरा ज्यादा समावेशी नजरिया रखता है। जी, और यहीं पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि लेख के अनुसार भारतीय सभ्यता कभी भी एक रूप यानी मोनोलिथिक नहीं रही है। अच्छा। यह एक ऐसे ताने बाने की तरह है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, आदिवासी और कई अन्य धागे एक साथ बुने हुए हैं। तो भारत का असली जीनियस, उसकी असली प्रतिभा इन मतभेदों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रही है। बिल्कुल, और लेख कहता है कि ये समावेशिता कोई कमजोरी नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और इसी ताकत ने भारत को आक्रमणों और उपनिवेशवाद के दौर से गुजरने के बावजूद अपनी आत्मा को बनाए रखने में मदद की। हाँ, और इस समावेशी भावना के ऐतिहासिक उदाहरण भी लेख में दिए गए हैं ना? हाँ, जैसे अशोक, हर्ष और अकबर का शासन। बिल्कुल, लेख में विशेष रूप से वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का जिक्र है। यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। जी, और अकबर के सुलेह कुल के सिद्धांत का भी, जिसका मतलब है सार्वभौमिक शांति। और सिर्फ शासक ही नहीं, कबीर और नानक जैसे संतों का भी उल्लेख है। हाँ, उन्होंने भी तो धार्मिक विभाजन से परे एकता की ही बात की थी। ये सारे उदाहरण यही दिखाते हैं कि समावेशिता भारतीय सभ्यता के उसके मूल में है। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या है? अगर हम इस समावेशी विरासत को अपनाते हैं तो आज के शासन और समाज के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, लेख यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप देता है। वो कहता है कि सभ्यतागत गौरव का इस्तेमाल बेहतर संस्थान बनाने के लिए होना चाहिए, न कि समाज को बांटने के लिए। बिल्कुल, असली गौरव पौराणिक लड़ाइयों में नहीं बल्कि ठोस उपलब्धियों में है। जैसे ऐसे स्कूल जो वाकई शिक्षित करते हैं, अस्पताल जो इलाज करते हैं, और अदालतें जो न्याय देती हैं। सही। एक साझा नागरिक भविष्य बनाने का मतलब है ऐसी संस्थाएं और प्रक्रियाएं बनाना जो पूजा, संस्कृति और राजनीतिक विचारों के मतभेदों को स्वीकार करें और उन्हें समायोजित करें। और ये सुनिश्चित करना कि हर नागरिक, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, वो समान रूप से मूल्यवान महसूस करे। यही तो लोकतंत्र का सार है। लेख में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि समावेशिता तुष्टीकरण नहीं है। हाँ, बल्कि एक सभ्यतागत अनिवार्यता है। ये एक बहुत अहम बिंदु है। इसे थोड़ा और समझाइए। इसका सार यह है कि संवाद को दानवीकरण डीमोनाइजेशन पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमें विचारों पर बहस करनी चाहिए, पहचानों पर नहीं। अच्छा।
सभ्यतागत गौरव हमारे अतीत में उलझाने के बजाय गरीबी, असमानता और अन्याय जैसी आज की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो आज की इस चर्चा का जो निचोड़ निकल रहा है वो ये है कि सभ्यतागत गौरव को लेकर एक ऐतिहासिक अवसर भी है और एक जिम्मेदारी भी। हाँ, इससे बहिष्करण यानी एक्सक्लूजन और विभाजन का हथियार बनाया जा सकता है। या फिर इसे एकता, प्रगति और महानता की नींव भी बनाया जा सकता है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाकर छोड़ता है। लेख इस विचार के साथ समाप्त होता है कि भारत एक ऐसी राजनीति का हकदार है जो उसकी सभ्यता की असली प्रतिभा को दर्शाए। और वो प्रतिभा क्या है? वो प्रतिभा है संघर्ष को अपनी नियति पर हावी होने दिए बिना मतभेदों को समायोजित करने की अद्भुत क्षमता। तो सोचने वाली बात यह है कि असली राष्ट्रीय गौरव क्या है? क्या वो अतीत के घावों को कुरेदने में है, या फिर अपनी विविधता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर एक साझा और समृद्ध भविष्य के निर्माण में? ये सवाल सिर्फ नीति निर्माताओं के लिए नहीं है। नहीं, ये हम सबके लिए है कि हम किस तरह के भारत की कल्पना करते हैं और उसे बनाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। आज की इस गहन चर्चा पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।